सुप्रभात, नमस्कार, वंदन बच्चों। आज आप सभी का जो क्लास होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में मैंने देखा है कि एक सिमिलर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, ये रिपीट करता है। इसलिए आप जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाएंगे ताकि जो है आपका एग्जाम में जो है मदद मिलेगा। ठीक है, चलिए बच्चों, हम लोग एडम स्मिथ की पुस्तक का क्या नाम है। पहला क्वेश्चन में कहता है कि एडम स्मिथ की पुस्तक का क्या नाम है। तो बच्चों, इसका किताब का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। ये जो किताब लिखी गई थी 1776 में लिखी गई थी। कहाँ कब लिखी गई थी? 1776 में लिखी गई थी। अच्छा, इस किताब में एक डिफिनेशन दिया था जिसके वजह से एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के पिता भी कहा जाता है, यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ नामक डिफिनेशन दिया था। अर्थात अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। साथ ही बच्चों, एडम स्मिथ जो है अर्थव्यवस्था यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक भी माने जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। बोलता है कि एक वस्तु की कीमत और उसके मांग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। तो मैं बता दूं कि अगर जहां तक हम लोग मांग की बात कर रहे हैं तो मांग जो होता है, इधर वाई एक्सिस जो दिखाता है वो प्राइस को दिखाता है और एक्स एक्सिस जो दिखाता है वो क्वांटिटी को दिखाता है। और प्राइस और क्वांटिटी के बीच जो है ऋणात्मक संबंध होता है, यानी कीमत और मांग की मात्रा के बीच कैसा संबंध होता है, तो नेगेटिव स्लोप है। यहाँ पर देख सकते हैं कि डिमांड कर्व जो है नेगेटिव स्लोप यानी ऊपर बाएं से नीचे दाईं की ओर झुका हुआ है, तो इसको डिमांड कर्व का नेगेटिव स्लोप कहा जाता है। यही कारण है कि कीमत और मांग की मात्रा के बीच क्या होता है, ऋणात्मक संबंध होता है, विलोम संबंध होता है ना, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। बोलता है एक वस्तु की कीमत पूर्ति लोच 0.8 है। देखिए यहाँ पर कहता है कि पूर्ति लोच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो कितना है, 0.8 है। अर्थात जब यानी ईडी कह सकते हैं या ईएस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू अगर 0.8 है तो इसका चलिए कर्व से आपको समझाते हैं। यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी दोनों का रेक्टेंगुलर बॉक्स अगर इक्वल है तो इसको बोलते हैं इकाई लोचदार। ठीक है, और एक के बराबर होगा। अब यहाँ देखेंगे कि यदि प्राइस चेंज इन प्राइस का रेक्टेंगुलर बॉक्स और चेंज इन क्वांटिटी का जो बॉक्स है तो वो बड़ा है। कौन बड़ा है? चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी क्या लग रहा है आपको? बड़ा लग रहा है ना। और ये चेंज इन प्राइस, जब प्राइस के अपेक्षा क्वांटिटी ज्यादा मात्रा में चेंज होता है तो ईडी ग्रेटर देन 1 कहलाता है। अर्थात एक से अधिक, तो 0.8 वहां बोल रहा था, तो 0.8 से ज्यादा यानी एक से अधिक रहेगा तो इसको बोला जाता है इकाई से अधिक लोचदार। अब तीसरा देख लेते हैं कि प्राइस जो चेंज है यानी चेंज इन प्राइस है बहुत ज्यादा हो रहा है चेंज इन क्वांटिटी की अपेक्षा, तो इसको बोलेंगे ईडी लेस देन 1, यानी जो है एक से छोटा। तो 0.8 जो है 0.8 जो है एक से छोटा है तो इसको बोलेंगे बेलोचदार। क्या बोलेंगे? या इकाई से कम लोचदार, या इसको बोल सकते हैं आप बेलोचदार है। क्या है? बेलोचदार। ठीक है, तो ये है बेलोचदार। तो मांग की लोच या कह सकते हैं कि पूर्ति का लोच का जो श्रेणियां होती हैं वो 5 होती हैं। कितनी होती हैं? 5। उनमें से ये जो है 3rd पोजीशन में आता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। सीमांत उपयोगिता की परिभाषा दें। देखिए सीमांत का मतलब क्या होता है? एक अतिरिक्त। इसका कभी कभी अर्थ भी पूछ देता है कि सीमांत का क्या अर्थ है। तो सीमांत का अर्थ होता है बच्चों एक अतिरिक्त, यानी एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता को ही सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए बोला भी एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होती है उसे ही सीमांत उपयोगिता कहा जाता है।
अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में देख सकते हैं कि बाजार मांग की परिभाषा दें। बाजार क्या है? बाजार वह संस्था होती है जहां क्रेता और विक्रेता आपस में मिलकर वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय या लेन देन करता है, उसे बाजार कहते हैं। चलिए बाजार मांग समझते हैं। बाजार में किसी वस्तु के सभी क्रेता, यानी किसी भी एक वस्तु का, जिसे मान लिया जाए इकोनॉमिक्स किताब है, तो इकोनॉमिक्स किताब खरीदने वाले सिर्फ मैं थोड़ी हूँ। यहाँ जितने भी हमारे इकोनॉमी के अंदर जितने भी इकोनॉमिक्स के क्रेता हैं, है ना, सभी क्रेताओं के मांग के जोड़ को बाजार मांग कहेंगे। ठीक है, अब चलिए इसको हम थोड़ा ग्राफ में दिखाते हैं। बच्चों इस शेड्यूल से समझते हैं। पहले देखिए यहाँ पर दूध की कीमत जो है प्रति लीटर दिया हुआ है 20, 16, 12, 10। ठीक है ना। अब यहाँ दो उपभोक्ता है, एक बाजार में जो है दूध का कितने क्रेता हैं, खरीदने वाले कितने हैं, तो 2 हैं। ठीक है, जब 20 रुपया प्राइस रहता है प्रति लीटर, तो ए उपभोक्ता क्या करता है, 3 लीटर खरीदता है, जबकि बी उपभोक्ता जो है 2 लीटर खरीदता है। तो बाजार में तो 2 ही उपभोक्ता है, तो टोटल कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे, 3 और 2 कितना हो गया, 5। उसी तरह जब प्राइस कम हो जाता है, 16 रहता है, तो ए उपभोक्ता 4 लीटर खरीदता है, जबकि बी जो है 3, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। तो इस तरह जो है दोनों उपभोक्ता या दोनों क्रेता के जो डिमांड है उसको जो है जब जोड़ दिया जाता है तो इसी को बाजार मांग कहा जाता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या है कि बोल रहा है कि एक वस्तु की मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारक को बताइए। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि कीमत लोच क्या है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं लोच क्या है। तो जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, लोच कहा जाता है। अब लोच जो है बच्चों 3 प्रकार का होता है। एक होता है कीमत लोच, एक होता है आय लोच और एक होता है आड़ी लोच। ठीक है, लोच जो है 3 प्रकार का होता है, कीमत लोच होता है, आय लोच होता है और आड़ी लोच होता है। तो आपको यहाँ कीमत लोच पूछा है कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसके अनुपात को ही कीमत लोच कहा जाता है। अब चलते हैं कि कीमत लोच को प्रभावित कौन कौन करता है। तो यहाँ देखते हैं कि एक वस्तु की मांग की कीमत में लोच को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित 3 कारक होते हैं। पहला है कि निकट स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धि। देखिए यहाँ पर निकट का मतलब है कि विकल्प, एक वस्तु का दूसरा विकल्प, ठीक है ना, उस कीमत लोच को क्या करता है, प्रभावित करता है। जिसे मान लिया जाए कि पेप्सी पीना है लेकिन पेप्सी मार्केट में कम है, तो हम क्या करेंगे, स्प्राइट पी लेंगे, क्योंकि पेप्सी का विकल्प क्या है, स्प्राइट है। ठीक है, तो ये भी जो है कीमत लोच को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, दूसरा है वस्तु की प्रकृति। वस्तु की प्रकृति का मतलब है कि उस वस्तु की यूटिलिटी क्या है। किसी भी वस्तु की जो डिमांड होती है यानी मांग होती है, उस वस्तु की गुण अर्थात उपयोगिता के अनुसार होती है। तीसरा है आय का वितरण। देखिए पूरे जनसंख्या में आय का जो वितरण होता है असमान होता है, एक जैसा नहीं होता है। ठीक है ना, यही कारण है कि कीमत लोच को ये प्रभावित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। बोलता है कि जब सभी आगतों में, देखिए आगत को इंग्लिश में इनपुट कहा जाता है, आगतों में अधिक अनुपात में वृद्धि होती है तो उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव क्या है। क्या बोल रहा है, जब सभी आगतों में से अधिक अनुपात में वृद्धि। तो चलिए इसको मैं ग्राफ से आपको समझाता हूं। इस ग्राफ को गौर से देखिए, ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, पैमाने के प्रतिफल से आपको क्वेश्चन तो 100% पूछने वाला है। ठीक है ना, तो पहले समझते हैं कि जो एक्स एक्सिस है ये फैक्टर को दिखाता है। फैक्टर का मतलब होता है उत्पत्ति के साधन। बोल रहा है कि उत्पत्ति के साधन को ही आगत कहा जाता है, जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा था आगत। तो आगत का मतलब है कि उत्पत्ति के साधन, और साधन को हम लोग बोलते हैं फैक्टर। ठीक है, बोल रहा है कि 10% अगर हम फैक्टर में परिवर्तन करते हैं, बदलते हैं या उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उत्पत्ति में कितना वृद्धि होता है, 15%। तो कहीं ना कहीं जो है फैक्टर की अपेक्षा उत्पादन ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए इसको बोला जाता है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल।
ठीक है। यहाँ कहता भी है कि जब सभी उत्पत्ति के साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है तब पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के अंतर्गत उत्पादन उस निश्चित अनुपात से अधिक अनुपात में बढ़ जाता है। इस प्रकार यदि उत्पत्ति के साधनों को 10% बढ़ाया जाता है तो उत्पादन में 10 से अधिक की वृद्धि होती है ना। तो इसको क्या कहा जाता है, पैमाने के बढ़ती प्रतिफल। चलिए एक और देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि पैमाने की स्थिर प्रतिफल कब कहा जाता है कि जब फैक्टर में 10% परिवर्तन होता है और उसमें उत्पादन जो होता है 10% ही अगर होता है तो इस स्थिति को पैमाने का स्थिर प्रतिफल कहा जाता है। अब थर्ड एंड लास्ट देखिए, यहाँ पर कहता है कि पैमाने के घटते प्रतिफल बोला है कि इसके अनुसार उत्पत्ति के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है उससे कम अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होती है तो उसे ही पैमाने का घटते प्रतिफल या पैमाने का ह्रास नियम कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि फैक्टर में 15% का चेंजेज हो रहा है और उत्पादन कितना हो रहा है, 10% हो रहा है। तो इस स्थिति को ही जो है देखिए उत्पत्ति के साधन की अपेक्षा उत्पादन कम हो रहा है तो इसी को क्या कहा जाता है, पैमाने के घटते प्रतिफल कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपको आएगा ही आएगा 100%। यहाँ पर देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में कि वस्तु की पूर्ति के 3 कारकों की सूची बनाइए। तो सबसे पहले तो आपको पूर्ति जानना होगा, पूर्ति क्या है। पूर्ति का मतलब होता है कि एक विक्रेता एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर वस्तु की जितनी मात्रा बेचने के इच्छुक है उसे पूर्ति कहा जाता है। अच्छा, पूर्ति के नियम क्या है? पूर्ति का नियम है कि लोअर प्राइस इज द लोअर सप्लाई एंड हायर प्राइस इज द हायर सप्लाई। कहने का मतलब है कि जब वस्तु की कीमत कम होती है तो विक्रेता कम सप्लाई करता है, कम पूर्ति करता है। यदि वही वस्तु की कीमत अधिक हो जाती है तो पूर्ति भी वो अधिक करता है। ठीक है, और पूर्ति का जो कर्व होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव स्लोप होता है, नीचे से ऊपर की ओर जाता है। प्राइस अगर कम है तो कम सप्लाई करेगा, प्राइस अगर बढ़ जाता है तो सप्लाई भी क्या करता है, वो बढ़ा देता है। यही कारण है कि यहाँ जो है दोनों स्थिति में बढ़ रहा है तो इसको बोला जाता है पूर्ति का जो वक्र होता है वो पॉजिटिव स्लोप होता है। अब यहाँ बोलता है कि पूर्ति के 3 कारक यानी वस्तु की पूर्ति के 3 कारकों की सूची बनाइए जो प्रभावित करता है। बाजार पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक देखिए, बोलता है पहला वस्तु की कीमत। अभी मैंने क्या कहा कि वस्तु की कीमत अगर कम रहता है तो पूर्ति भी कम करता है, तो कहीं ना कहीं पूर्ति को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। जैसे ही प्राइस जो है बढ़ जाता है तो पूर्ति भी क्या करता है, बढ़ा देता है, तो कीमत हो गया। फिर कहता है कि उत्पादन के तकनीक। देखिए बच्चों, उत्पादन के 2 तकनीक होते हैं, एक होता है श्रम प्रधान तकनीक और एक होता है पूंजी प्रधान तकनीक। ठीक है, तो जब कोई उत्पादक श्रम प्रधान तकनीक के द्वारा जो उत्पादन करता है तो वस्तु की कीमत क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और मार्केट में उसका डिमांड क्या होता है, घट जाता है। वही जब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के द्वारा उत्पादन होता है, मशीन द्वारा कोई भी वस्तु का उत्पादन होता है तो वह काफी देखने में सुंदर लगता है, अच्छा लगता है और कम लागत पर जो है उत्पादन हो जाता है और मार्केट में उसका डिमांड बढ़ जाता है। चलिए तीसरा क्या है कि उत्पादन साधनों की कीमत। उत्पादन साधनों की कीमत कहने का मतलब है कि उत्पत्ति के 5 साधन होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और एक खुद उद्यमी होता है। तो जो उत्पादन के जो आगत हैं या कहिए कि उत्पादन के जो फैक्टर हैं, साधन हैं, वो अगर कम कीमत पर मिलता है तो उत्पादन पर खर्च कम पड़ता है और वस्तु का जो कीमत होता है मार्केट में कम होता है। तो कहीं ना कहीं जो है उत्पादन के साधन भी क्या करते हैं, पूर्ति को प्रभावित करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। बोलता है कि एक अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्या क्या है, ये क्यों उत्पन्न होती है। चलिए क्यों उत्पन्न होती है इसका जवाब मैं पहले दे दूं कि रॉबिन्स कहता है, अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स कहता है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। यानी कहने का मतलब है कि साधन जो है हमारे पास सीमित हैं और आवश्यकताएं अनंत हैं, जिसके कारण हमें विकल्प यानी चयन की समस्या उत्पन्न होती है।
ठीक है। अब यहाँ कहता है कि 3 केंद्रीय समस्या। तो पहला है कि साधन हमारे पास सीमित है, पहले उसको आवंटन करेंगे, है ना, या कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स करेंगे, उसको अलग अलग भागों में बांटेंगे, फिर क्या करेंगे, उसको विकसित करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसका सदुपयोग करेंगे। इसके अलावे भी क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें, ये जो है मुख्य 3 केंद्रीय समस्या है। यहाँ पर देख सकते हैं कि साधनों, अर्थव्यवस्था के 3 केंद्रीय समस्याएं। साधनों का आवंटन, सबसे पहले साधनों को क्या करना होता है, किस काम के लिए हम उसको प्रयोग कर रहे हैं, उसको अलग अलग भागों में बांटते हैं, फिर उस साधनों को विकास करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस, फिर क्या करते हैं, उस साधन को हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जैसे मान लिया जाए हम जनसंख्या की बात करते हैं, तो जनसंख्या या विद्यार्थियों को हम लोग क्या करते हैं कि 3 स्ट्रीम में बांट देते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस डिपार्टमेंट में हम लोग बांट देते हैं। इसको बोलेंगे, क्योंकि विद्यार्थी भी हमारे लिए साधन है, रिसोर्स है, किसी भी देश की संपत्ति है, तो इसको हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। फिर क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है, आर्ट्स को आर्ट्स के अकॉर्डिंग, कॉमर्स को कॉमर्स के अकॉर्डिंग, साइंस को साइंस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसे विकसित करते हैं, कह सकते हैं कि विकास करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, उसको शिक्षा देते हैं। फिर क्या होता है कि उसको जो है हम लोग उपयोग उसी आधार पर, आर्ट्स का बच्चा है तो आर्ट्स के लायक जो है उसको नौकरी मिलेगी, फिर कॉमर्स का है तो कॉमर्स के हिसाब से उसको नौकरी मिलेगी, और साइंस का है तो रिसर्च डिपार्टमेंट में या फिर नई नई चीज़ों की खोज के लिए उसको जो है नौकरी लगेगी। तो साधनों का उपयोग हम आवंटन के हिसाब से करते हैं। अब यहाँ बोले क्या उत्पादन करें, किस मतलब क्या उत्पादन करें का मतलब है कि हमारे पास बहुत तरह का गुड्स है। मान लेते हैं 2 गुड्स का कंपेयर करते हैं हम, कैपिटल गुड्स और एक कंज्यूमर गुड्स। हम मशीन उत्पादन करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें, कि हम जनसंघ गरीब लोगों के लिए फ्री जो है राशन उपलब्ध कराएं, क्या करें। तो ये जो है किसी भी देश का जो है मुख्य समस्या होता है, यानी केंद्रीय समस्या होता है। अब कैसे उत्पादन करें का मतलब है कि हमारे पास जनसंख्या 144 करोड़ है वर्तमान में। अब उस जनसंख्या को नौकरी भी देना मेरे लिए चैलेंजिंग है, सरकार के लिए चैलेंजिंग है। तो अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के द्वारा जो है उत्पादन करते हैं, अगर मशीन द्वारा करते हैं, तो हमारी जनसंख्या बेरोजगार हो जाएगी। और अगर हम उसे लेबर इंटेंसिव टेक्निक द्वारा उत्पादन करते हैं, यानी हम अपनी जनसंख्या को क्या करते हैं, रोजगार देते हैं, तो अन्य विकसित देशों की तुलना में हमारा देश काफी पीछे रह जाएगा। ये जो है किसी भी देश की केंद्रीय समस्या है, किसी भी सरकार का जो है मुख्य समस्या है। अब किसके लिए करें, तो कहने का मतलब है कि हम गरीब के लिए करें कि रिच के लिए करें, अमीर के लिए करें कि पुअर के लिए, यानी गरीब के लिए करें। तो ये अगर हम गरीब के लिए अपना पूरा साधन लगा देते हैं तो हमारे पास रेवेन्यू कम आएगा। चूंकि जो है रेवेन्यू सबसे ज्यादा कौन देता है, तो जो इंडस्ट्री का मालिक है, जो बड़ा बड़ा व्यापारी है ना, व्यवसायी है, वो देता है, तो उसके लिए भी तो काम करना पड़ेगा। तो ये बड़ी समस्या है कि अगर हम गरीब के लिए फ्री सारा अनाज देते रहे तो हमारा जो है व्यवसायिक वर्ग क्या होगा, नाराज हो जाएगा, टैक्स देना बंद कर देगा, प्रोडक्शन करना बंद कर देगा। तो ये सारी समस्याएं को क्या कहा जाता है, केंद्रीय समस्या कहा जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं अवसर लागत, यानी इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये क्वेश्चन बच्चों 100% आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप नजरअंदाज नहीं करिएगा। बोलता है कि दूसरे स्तर के सर्वोत्तम प्रयोग में साधन के मूल्य को उसकी अवसर लागत कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास विकल्प है। विकल्प क्या है कि चलिए इसको ग्राफ में समझाते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास 2 वस्तु है और दोनों को हम एनर्जी मान लेते हैं, ऊर्जा मान लेते हैं। एक कोयला मान लेते हैं और एक सौर लाइट मान लेते हैं, सोलर लाइट मान लेते हैं, ठीक है ना, या सोलर एनर्जी मान लेते हैं। अब यहाँ क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि कोयला जो है हमारा अनवीकरणीय संसाधन है और ये नवीकरणीय है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि अगर हमको जितना लागत कोयला में लग रहा है, ठीक है ना, उसको उत्खनन करने में या खनन करने में, तो हमें ज्यादा लागत लग रहा है, तो हमका दूसरा विकल्प ढूंढने के लिए, जैसे हमको सौर लाइट से भी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसमें जो लागत लग रहा था, हम उसी लागत को हम किस में लागत अब लगाएंगे, तो सोलर लाइट में लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो हमको त्यागना पड़ रहा है, हमें जो छोड़ना पड़ रहा है, इसी को एमआरएस कहा जाता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्चुएशन कहा जाता है। हमें किसी एक को पाने के लिए किसी दूसरे को क्या करना पड़ता है, खोना पड़ता है, ठीक है। और इसी को बच्चों क्या कहा जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं कि पूर्ति क्या है। ठीक है, नंबर भी मैंने ये पीछे आपको मैंने बताया कि जो पूर्ति से अभिप्राय वस्तु की उस मात्रा से है जो एक विक्रेता निश्चित कीमत पर एक निश्चित समयावधि में बाजार में बेचने को तैयार होता है, उसे ही पूर्ति कहा जाता है। यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि 900 रुपये प्रति क्विंटल पर यदि 50 क्विंटल गेहूं बाजार में बिकने के लिए आता है तो गेहूं की पूर्ति जो है 50 क्विंटल कहलाएगी। ठीक है, भले ही बाजार में गेहूं का कुल स्टॉक 200 है। ठीक है, 200 क्विंटल, अगर मेरे पास 200 है लेकिन हम सप्लाई कितना कर रहे हैं, 50 ही बेचने के लिए तैयार है, तो ये 50 क्या कहलाएगा, पूर्ति कहलाएगा। ठीक है, हमारे पास 200 क्विंटल गेहूं है लेकिन हम एक निश्चित समय में और एक निश्चित कीमत में 900 रुपये प्रति क्विंटल हम कितना ही बेचने के लिए तैयार है, 50 क्विंटल बेचने को तैयार है, तो 50 क्विंटल क्या कहलाएगा, पूर्ति कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरे शब्दों में स्टॉक का वह हिस्सा जो एक निश्चित कीमत पर समयावधि में बाजार में बिकने आता है उसे पूर्ति कहा जाता है। ठीक है, स्टॉक जो है बड़ा है और सप्लाई जो है या प्रवाह जो है वो छोटा होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं मांग के नियम की अवधारणा को बताएं। अच्छा, मांग का नियम, थ्योरी ऑफ डिमांड जो है वो मार्शल का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है, तो अल्फ्रेड मार्शल का है। ये याद रखना आपको, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मांग तथा मांग के नियम को स्पष्ट करें, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब मांग का नियम मैं अपने शब्दों में बता दूं कि लोअर प्राइस इज द हायर डिमांड एंड हायर प्राइस इज द लोअर डिमांड। जब वस्तु की कीमत कम होती है तो डिमांड क्या करता है, उपभोक्ता ज्यादा करता है, और जहां उस वस्तु की कीमत अधिक हो जाती है तो उपभोक्ता उस वस्तु की मांग जो है कम कर देती है। इसी को मांग के नियम कहा जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, लोअर प्राइस इज द हायर डिमांड एंड हायर प्राइस इज द लोअर डिमांड। ये डिमांड कर्व ऊपर बाएं से नीचे दाएं की ओर झुका हुआ है, इसको डिमांड कर्व कहते हैं। ठीक है, प्राइस जब ओपी होता है तो क्वांटिटी डिमांड जो है ओकी हो रहा होता है। जैसे ही प्राइस कम हो जाता है, ओपी से ओपी1 हो जाता है, तो इसका क्वांटिटी डिमांड जो है ओक्यू से ओक्यू1 हो जाता है। ठीक है, साथ ही मैं ये बता दूं कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच, यानी वस्तु की कीमत तथा वस्तु की मात्रा के बीच जो है ऋणात्मक संबंध होता है। ठीक है, और डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है वो नेगेटिव स्लोप होता है। ठीक, इस आंसर में भी मार्शल के अनुसार मूल्य में कमी होने से मांग की मात्रा बढ़ती है और मूल्य में वृद्धि होने से मांग की मात्रा कम है, यानी कम होती है। यही मांग का नियम है। ठीक है, अब यहां पर देख सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन निर्धारण कैसे होता है। यहां पर होता कीमत निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, यह संतुलन का निर्धारण कैसे होता है। तो सबसे पहले बच्चों हमको ये तो जानना होगा ना कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है। बाजार का वही स्थिति जिसमें क्रेता और विक्रेता की बहुत ज्यादा संख्या होती है, समरूप वस्तु बेची जाती है, एक कीमत होता है, वहां क्रेता और विक्रेता का आवागमन स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो इसमें जो है सरकार का जो नियंत्रण बहुत कम होता है, तो वही उस तरह के बाजार को पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहा जाता है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहा जाता है। अब इसका निर्धारण चलिए जानते हैं। अभी मैंने कहा कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का एक विशेषता होता है कि वहां एक कीमत होता है, बहुत सारे विक्रेता होते हैं लेकिन एक ही वस्तु के विक्रेता है। सब जो है, अगर टमाटर है तो सभी के पास टमाटर है, सभी विक्रेता जो लाइन से बैठे हुए हैं और सभी के पास टमाटर है और सभी के जो प्राइस है वो 20 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिखाया गया है वो प्राइस जो है सबके लिए क्या है, वो एक है। ठीक है, तो ऐसे कर दिए। अब क्या है कि AR क्या है ये भी जान लीजिए। तो जब प्रति इकाई कोई विक्रेता बेचता है और उससे जो प्राप्त होता है उसको AR कहा जाता है। AR का मतलब है किसी वस्तु की कीमत को कहा जाता है। ठीक है, AR और MR जो है दोनों आपस में बराबर होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। MR क्या होता है कि एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से जो प्राप्त आय होता है उसको मार्जिनल रेवेन्यू कहा जाता है, सीमांत आगम कहा जाता है। अब सवाल है कि पूर्ण प्रतियोगिता में किस
कहाँ पर संतुलन होता है, कैसे होता है? तो देखिए यहाँ पर दो शर्तें हैं इसकी। पहले तो एमसी रेखा जो है यानी मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है, मार्जिनल रेवेन्यू वक्र को या कर्व को नीचे से काटे, यानी यहाँ देखिए या इस बिंदु पर तो जो है ऊपर में काट रहा है, ऊपर से काट रहा है, तो यहाँ पर संतुलन में नहीं होगा। नीचे से काटेगा, नीचे से काटेगा मतलब E1 पर काट रहा है, तो MC और MR इस बिंदु पर क्या होगा, बराबर होगा। MC और MR क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो जहां पर ये दो कंडीशन होगा कि MC रेखा MR को नीचे से काटे, साथ ही MC और MR आपस में बराबर हो, तो इस बिंदु पर यानी E1 बिंदु पर जो है पूर्ण प्रतियोगिता जो है बाजार में संतुलन का निर्धारण होता है, कीमत का निर्धारण होता है। बच्चों आपका एग्जाम में न्यूमेरिकल तो 100% एक आना है, ठीक है, चाहे वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हो, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का हो, या फिर कह सकते हैं यूटिलिटी का हो, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट या कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू का हो, लेकिन एक आपका जो है न्यूमेरिकल अवश्य ही रहेगा। तो चलिए यहाँ पर जो न्यूमेरिकल दिया है उस विषय पर चर्चा करते हैं। किसी वस्तु की कीमत 5 रुपये प्रति इकाई तथा 600 इकाई की इसकी पूर्ति की मात्रा होती है। बोला है कि एक वस्तु की कीमत 5 रुपया है और कह सकते हैं कि 600 इकाई बेच रहा है, ठीक है। यदि कीमत बढ़ जाता है, 6 रुपया हो जाता है, तो प्रति इकाई हो जाती है, नहीं बोल रहा है 6 रुपये प्रति इकाई हो जाती है, तो पूर्ति की मात्रा 25% बढ़ जाता है। देखिए पूर्ति का नियम आपको समझना पड़ेगा। पूर्ति का नियम कहता है कि कम प्राइस पर कम सप्लाई होगा और अधिक कीमत पर जो है अधिक सप्लाई होगा। तो यही कारण है कि जैसे 5 से 6 हो गया, 25% जो है पूर्ति की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी कह सकते हैं लॉ ऑफ सप्लाई का नियम है कि लोअर प्राइस लोअर सप्लाई एंड हायर प्राइस हायर सप्लाई, ठीक है, ये नियम है। तो चलिए बच्चों आपको न्यूमेरिकल बताते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि इनिशियल प्राइस जो था उस वस्तु का प्रति इकाई 5 रुपया था और उस वक्त जो है क्वांटिटी सप्लाई कितना हो रहा था, 600 हो रहा था। प्राइस जैसे ही 1 रुपया बढ़ाता है, यानी 5 से क्या हो जाता है, 6 रुपया हो जाता है, तो क्वांटिटी सप्लाई जो है 25% जो है बढ़ जाता है। तो बताइए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो सबसे पहले चेंज इन प्राइस निकालेंगे। तो चेंज इन प्राइस कैसे निकाला जाता है, तो करेंट प्राइस में से बेस प्राइस को घटाया जाता है। तो 6 में से 5 को घटा दिए थे 1। अब इसका 1 का परसेंट अगर निकालना चाहेंगे, चेंज इन प्राइस जो है परसेंट में, तो 1/5 इंटू 100, 20/2500। तो 20 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 20% जो है वो आपका प्राइस में परिवर्तन हुआ है, ठीक है। और 20% जैसे प्राइस में परिवर्तन हुआ वो क्या होता है कि चेंज इन क्वांटिटी में भी परसेंटेज कितना वृद्धि हो रहा है, 25% हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो पूर्ति की मात्रा में मेरा 25% परिवर्तन हो रहा है, तो 25, और कीमत में जो अभी निकाल के दिखाया आपको 20%, तो यहाँ पर हमने 20 बैठाया। अब 5 के 20, 5 5 25, अब 4 से 5 को भाग देंगे तो 4 एकम 4, बच जा रहा है 1, दशमलव बैठाएंगे 0, यानी 10, 4 दूनी 8, फिर क्या हो जाएगा 2 बचेगा, 4 5 20, तो यहाँ कितना आ रहा है 1.5 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि जब 1.5 आता है 1 से अधिक आता है, उसका तात्पर्य है कि प्राइस के अपेक्षा क्वांटिटी में हो रहा है। चेंज इन प्राइस के चेंज इन क्वांटिटी ज्यादा मात्रा में परिवर्तन होता है, तो इसको ईडी ग्रेटर देन 1 कहा जाता है, इकाई से अधिक कहा जाता है, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं कि प्राइस जो है 5 है और करेंट प्राइस 6 है, तो चेंज इन प्राइस क्या हो गया, करेंट प्राइस में से बेस प्राइस को माइनस करेंगे, तो 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि क्वांटिटी सप्लाई जो है बेस ईयर में कितना था 600 इकाई, अब करेंट सप्लाई जो हो रहा है वो 25% बढ़ जा रहा है, तो किसका 25% बढ़ जा रहा है, 600 का, तो 25% ऑफ 600, यहाँ पर देखिए इसका निकाल दिए। जब भी परसेंट निकालना होता है, परसेंट का मतलब 100 होता है तो नीचे बैठाया जाता है, ठीक है ना, इंटू 600। अभी इसको 2 0 काट दिए, 25 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया 150 हो गया, यानी 150 हो गया, तो 150 यूनिट क्या हो गया, बढ़ गया,
आपको कभी कभी पूछ देगा कि कितना बढ़ा, जो 25% अगर सप्लाई बढ़ा है तो कितना बढ़ा, तो 150 इकाई क्या हो गया, 150 यूनिट क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, अब मेरा करंट सप्लाई कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 600 में 150 को प्लस कर देंगे तो 750। ठीक है, 750। अब फॉर्मूला क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू बेस प्राइस इनटू बाय, बोल रहे हैं कि यहाँ क्वांटिटी सप्लाई यानी बेस क्वांटिटी सप्लाई इनटू चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और यहाँ चेंज इन प्राइस। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, तो बेस प्राइस कितना था 5 और बेस क्वांटिटी सप्लाई कितना था 600। अब चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई कितना हो रहा है 150, 150 ही तो निकाले हैं यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, चेंज इन प्राइस क्या होगा 1 होगा। अब इसको कैंसिल करके जो है ये देखिए 0 0 15 चौके 60, देखिए 5/4 आ गया, तो 4 एकम 4, 4 दुनिया 8, 4 25 यानी 1 पॉइंट कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो जब 1.5 आएगा उसके मतलब है कि एक से अधिक है, जब एक से अधिक का मतलब है कि चेंज इन प्राइस के अपेक्षा चेंज इन क्वांटिटी ज्यादा मात्रा में हो जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एडी ग्रेटर देन 1 और इकाई से अधिक कहा जाता है।